ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, एनपीए घटने से भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभावों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक देवशंकर त्रिपाठी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक। भारत के बैंकों का लाभ लगातार छठे वर्ष 2023-24 में भी बढ़ा। बैंकों की एनपीए घटकर 13 वर्षों के न्यूनतम स्तर 2.7% पर आ गई है। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत बनी हुई है और ये बैंकों के ऋण और जमा में लगातार वृद्धि से उजागर हो रही है। बैंक ने यह भी कहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में भी इसमें वृद्धि जारी रहेगी। यहाँ पर अहम सवाल उठता है कि भारत के आर्थिक विकास में एनपीए लगातार घटते रहने का दीर्घकालीन प्रभाव क्या पड़ेगा। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के विश्लेषक देवशंकर त्रिपाठी। देवशंकर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये मान लिया जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक का रिपोर्ट आई है कि बैंक लगातार लाभ कमा रहे हैं और इनकी मुनाफा देने की दर बढ़ी है। इसे हम किन अर्थों में ले? अच्छी खबर तो है ही, क्या टिप्पणी करना चाहेंगे आप? टिप्पणी बहुत साधारण है। अगर बैंकों का मुनाफा बढ़ता है, एनपीए कम होता है, वो बैंक की मजबूती का एक सबसे बड़ा इंडिकेटर है। क्योंकि वित्तीय संस्थाएं जो हैं, बैंकिंग सिस्टम जो है देश का, वो हिंदुस्तान के या किसी भी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सबसे बड़ा ड्राइविंग इंजन है। कहते हैं कि बैंकिंग इज द फाउंटेन हेड ऑफ इकोनॉमी। तो बैंकिंग सेक्टर इकोनॉमी का सबसे बड़ा सूत्रधार है, उसको विकास में मदद करने के लिए। एनपीए का मतलब मैं बता दूं पहले क्या होता है। एनपीए का मतलब होता है कि वो बैंक के लोन जो परफॉर्म नहीं करते हैं, मतलब जिनमें अकाउंट में पैसा आना बंद होता है, कैश फ्लो बंद हो जाता है, तो वो अकाउंट स्टिकी हो जाते हैं। ऐसे अकाउंटों में बैंक उसकी आय ब्याज को अपने प्रॉफिट में नहीं ले सकती है। तो पहली बात तो ये कि एनपीए एक बहुत बड़ा ड्रैग है, बहुत बड़ा दुश्मन है बैंक के स्वास्थ्य का। जी। लेकिन बिजनेस जब हम लोन देते हैं तो एनपीए उसका फंक्शन है। हर बिजनेस में कोई न कोई नुकसान होता है तो एनपीए बैंक में तो होगा ही जो हम देंगे। एनपीए के कारण बहुत होते हैं। प्रोजेक्ट का फेल हो जाना, कस्टमर का जानबूझ के न देना, कस्टमर का फंड डाइवर्ट कर देना, बहुत चीजें होती हैं। तो एनपीए हो जाने के बाद के बैंक के जो आरबीआई के मापदंड हैं कि बैंक उस एनपीए वाले अमाउंट पे ब्याज लगाएंगी, लेकिन अपने प्रॉफिट में नहीं लेंगी जब तक कि ब्याज कैश रिकवरी उसकी न मिले। नंबर 2, जितना एनपीए बैंक का होगा उस पे बैंक को अलग से अपने प्रॉफिट से प्रोविजन करना पड़ता है। जितना पुराना एनपीए, अगर 1 साल पुराना एनपीए है तो 15%, 2 साल है तो 25%, 3 साल है 40%, 3 साल के ऊपर है तो 100% प्रोविजन करना पड़ता है। तो डबल मार हो गई कि एक तो जैसे मान लो हमारा 100 करोड़ एनपीए हो गया, 100 करोड़ पे हम ब्याज अपने प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे, और 100 करोड़ के ऊपर अगर 3 साल के ऊपर तो हमको 100 करोड़ अपने प्रॉफिट से अलग से रखना पड़ेगा। तो बैंक का एनपीए जो ही बढ़ेगा, प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाएगा और बैंक के पास आगे लोन देने के लिए फंड्स नहीं होंगे जो दें। क्योंकि बैंक का काम ही है कि कस्टमर से डिपॉजिट को लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर से इकट्ठा करना और बाकी जो बिजनेस के लिए, इंडस्ट्री के लिए, खेती के लिए, स्मॉल बिजनेस के लिए, मकान के लिए, पर्सनल लोन के लिए लोन देना। तो बैंक का जब काम ही यही है, तो जितना कम एनपीए बैंक का होगा उतना बैंक की लोन देने की क्षमता ज्यादा रहेगी और उनकी अपनी स्थिति बड़ी मजबूत रहेगी। और देश की अर्थव्यवस्था में मजबूत बैंक वही है जिसका एनपीए कम है, प्रॉफिट अच्छा है और जनता की वो अपने लोन देने में कहीं उसके पास कमी नहीं आती, वो सेवा कर सकती। यहाँ पर हम त्रिपाठी जी ये समझना चाहेंगे कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में जो ये कह लें कि लाभप्रदता बढ़ी है, एनपीए घटा है, उसके पीछे मुख्य कारक क्या रहे? प्राथमिक कारण क्या थे जिनकी वजह से मुनाफा बढ़ा है? मैं आपको बता दूं, पहले एनपीए बढ़ा कब? 2004 से 2009 के बीच में देश में बड़े बड़े प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर के, रोड के, पावर के, स्टील कंपनियां, डिफरेंट एक्टिविटीज में बैंकों ने काफी लोन दिया कि वो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बहुत अच्छा पीरियड था। 2009 के बाद जब मेल्ट डाउन शुरू हुआ तो धीमे धीमे एकदम से कमजोरी ग्लोबली आ गई, उसका असर इंडिया पे हुआ और आर्थिक प्रगति कम होना शुरू हो गई।
जब आर्थिक प्रगति कम हुई तो बैंकों के जो प्रोजेक्ट लोन किए थे वो एनपीए बढ़ने लगे। एनपीए इतना बढ़ गया, जो 2012 में बैंकों का एनपीए 2.8% था, वो बढ़ करके पूरे बैंकिंग सिस्टम का एनपीए 18 में जाकर के 11.2 हो गया और सरकारी बैंकों का 14.6 हो गया था। तो आप समझ लो 100 रुपए में से 14.6 एनपीए हो गया, तो कमाई क्या उनकी होने वाली थी। इसका मतलब है कि बैंकें बहुत तकलीफ से गुजर रही थी और बैंकों की कैपिटल चाहिए होती है, क्योंकि कैपिटल एडुकेसी आरबीआई का एक मापदंड है कि कैपिटल एक निश्चित परसेंटेज की होनी चाहिए। सरकार को अपने फंड से सरकारी बैंकों में पूंजी डालनी पड़ रही थी कि वो अपनी कैपिटल एडुकेसी को मेंटेन करें। तो वो इतनी दिक्कत आ गई, तो 13, 14, 15 में गवर्नमेंट सोच रही थी और आरबीआई इसमें क्या किया जाए। तो उस बीच में लोन को रिस्ट्रक्चर किया गया, क्योंकि कोई भी एनपीए जो होता है, पहला प्रिंसिपल है उस यूनिट को हम चलवाएं किसी तरह से, चाहे उसको हम टाइम दें, उसका इंटरेस्ट कम करें। तो बहुत से मेजर्स लिए गए लोन के रिस्ट्रक्चरिंग के लिए कि वो यूनिटें चल जाएं, लेकिन दुर्भाग्य से वो नहीं चल पा रही थी। तो 2015 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि अब सारे बड़े अकाउंट हैं उनका एसेट क्वालिटी का रिव्यू किया जाए और उसमें एक्शन लिया जाए। इसी बीच संयोग से नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल आया। इसके पहले डीआरटी था, लेकिन डीआरटी बड़े लोन अकाउंटों को हैंडल करने में सक्षम नहीं थी। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल लाए गए, क्योंकि बड़े बड़े कंपनियों के लोन अकाउंट को उसमें रेजोल्यूशन की दूसरी तरीके होते थे। तो गवर्नमेंट के कई रिजर्व बैंक के मेजर, एसेट क्वालिटी रिव्यू, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, यूनिट का मैनेजमेंट चेंज करना, 2015 से जब बहुत से तरीके अपनाए गए कि जो यूनिट चलने लायक नहीं वो बेच दो, जिन प्रमोटर ने बहुत गलत रास्ते अपनाए थे, फंड का डाइवर्जन किया था, उनकी यूनिट को बेचो, जो चलने लायक है वो चलवा दो, जो छूट देना है वो छूट दे, जो रिकवरी करके कर सको। सारी बैंकों ने 15 से 18 के बीच में, खास तौर सरकारी बैंकों की लोन देने की क्षमता ऑलमोस्ट बहुत कम हो गई थी। केवल वो लोग रिटेल लोन, होम लोन वगैरह बांट रहे थे और देश में प्रगति बहुत ज्यादा नहीं थी। धीमे धीमे कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू हो गया 16, 17, 18 के बाद। और जो प्रयास लिए गए उससे एनपीए घटना शुरू हुआ। 18 पहला साल आया है जब एनपीए ठहरा है, फिर 19, 20, 21, 22 के बाद हर साल एनपीए कम होता गया और जो नए एनपीए हो रहे थे वो कम होना शुरू हो गए। यहीं पर थोड़ा सा स्पष्ट होके, यानी पिन पॉइंट होके हम समझना चाहेंगे कि सरकार ने आखिर कौन से कदम उठाए या नीतिगत स्तर पर क्या परिवर्तन किया, ऐसे कौन से कानूनी स्तर पर प्रावधान किए गए जिनसे बैंकिंग सेक्टर में ये परिवर्तन आया, उनकी स्थिति सुदृढ़ होने लगी। एक तो सरकार ने 3-4 पॉइंट लिए। उन्होंने कहा कि नए लोन जो बांटोगे वो वही बांटोगे, वो सोच समझ करना। तो पहले सरकार ने टैलेंट पूल और नॉलेज पूल को बढ़ाया जिससे नए लोन ठीक से हों। एनसीएलटी बहुत इफेक्टिव था, उसको 9 महीने का टाइम दिया कि 9 महीने में आप डिसीजन दो। हालांकि दे नहीं पा रहे हैं वो, लेकिन फिर भी काफी अच्छा काम किया। डीआरटी जो कहा कि आप मैक्सिमम, जो छोटे लोन डीआरटी में जाते हैं, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में, वहां आप मैक्सिमम ले जाओ। और उसमें वहां पे किसी कस्टमर की, जितने भी कंपनियां थी जिन्होंने गलतियां किया था, उनको कोई मौका नहीं दिया गया कि वो कंपनी अपनी ही एनपीए करें, अपनी खरीद लें। उनको खरीदने के लिए मना कर दिया गया। तो गवर्नमेंट ने अपने ट्रांसपेरेंट तरीके से बहुत ही बैंकों को फ्रीडम दिया कि आप रिकवरी को, और साथ में ये भी कहा कि वन टाइम सेटलमेंट को भी बढ़ावा आप दो। और जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो बहुत से प्रोजेक्ट जो खराब होते हैं वो अपने आप ठीक होने लगते हैं। तो कई बातें आई, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होता है तो कैश फ्लो कम होता है, एनपीए हो जाते हैं। तो लोन को अच्छी तरह से बांटना, लीगल सिस्टम जो एनसीएलटी का था, जो आईबीसी कोड बनाया था, दिवाला संहिता, वो बड़ी मजबूती से किया गया और कंपनियों को मैनेजमेंट चेंज करना शुरू किया कि जो दूसरा मैनेजमेंट है उसको ले लिया आगे। बैंकों को इसमें नुकसान हुआ वन टाइम सेटलमेंट में, या जब नए आदमी ने खरीदा, 10,000 करोड़ लोन है तो 4,000 करोड़ खरीदा गया। और उधर दूसरी तरह क्या हो गया कि जो ब्यूरो था, क्रेडिट ब्यूरो जो है, ये बड़े इफेक्टिव हो गए। छोटे लोन जो थे वो लगता था हमारा ब्यूरो खराब होगा, हमको लोन नहीं मिल पाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में विलफुल डिफॉल्टर की स्कीम स्ट्रिक्टली लागू कर दिया कि जिस कस्टमर के पास, कंपनी के पास पैसा था और नहीं दिया, जिसने डाइवर्जन किया, उसको विलफुल डिफॉल्टर कर दो, दोबारा लोन नहीं पा सकता है। क्रिमिनल एक्शन भी, जो लोगों ने जाति किया था उनके फोरेंसिक ऑडिट हुए, कई बड़े बड़े कारपोरेट खिलाफ क्रिमिनल एक्शन भी हुए। आपने देखा होगा कई लोग बंद हुए जेल में। तो ये सारे मल्टीपल एक्शन जो लिए गए उसका इम्पैक्ट हुआ।
यहाँ पर एक अहम पड़ाव था एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों का। इनकी कैसी भूमिका रही, जो बड़े कह लें कि लोन थे उनको रीस्ट्रक्चर करने में और उससे एनपीए को घटाने में? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां एक अनदर मॉडल है जी। बैंक के पास दो ऑप्शन हैं। एक तो वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को अपना लोन भेज दे। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को मैंडेटरी है कि वो 15% लोन की राशि, एनपीए की राशि तुरंत बैंक को देगी, बाकी 85% वो रिकवरी करेगी। उस प्रोपोर्शन में दोनों को बंटवारा होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और कदम उठाया, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बनाया। एक तो एआरसी प्राइवेट जो बहुत 10-12 हैं वो थी, आरसीएल वगैरह। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाया। उसको आदेश दिया कि जो बैंकों के लोन बड़े बड़े हैं, जो एआरसी की हैसियत नहीं खरीदने की है, उसको वो खरीद ले। 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ के लोन, 20,000 करोड़ के लोन, तो वो बैंकों ने उनको ट्रांसफर कर दिए। तो ये खाली एनसीईआरटी से अकेले नहीं हुआ जी। ये काफी लोन नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में कंपनी है उसको बेचे गए, छोटी छोटी एआरसीज को बेचे गए, और एनसीईआरटी ने किया, कुछ कारपोरेट्स ने भय बस कर दिया, और इंडिविजुअल लोगों के लोन की रिकवरी डीआरटी के माध्यम से काफी हुई। ये मल्टीपल कदम ने ये प्रोसेस लेके आए, और आज की स्थिति ये है कि जब एनपीए, नेट एनपीए बैंकों का अगर आपको बताया या तो इसी रिपोर्ट में आरबीआई की है 0.6% पे आ गया है। जी जी जी। जो 2.7% ग्रास एनपीए है, नेट एनपीए 0.6 है। इसका मतलब क्या होता है, टोटल एनपीए में जितना बैंकों ने प्रोविजन कर दिया है अपने प्रॉफिट से, तो मान लो 100 करोड़ के एनपीए में हमें 92 करोड़ कर दिया प्रोविजन है, तो किसी स्टेज में हमारा 8 ही करोड़ रुपए जाएगा हमारे पास से, क्योंकि हमने 92 करोड़ धीमे धीमे अपने प्रॉफिट से प्रोवाइड कर दिया है। आज बैंकों का प्रोविजन कवरेज रेशियो 90% के ऊपर हो गया है। तो जो एनपीए पड़ा भी है 4.5 लाख करोड़, उसमें भी 90% उनका रखा हुआ है। तो बैंकें आज बहुत मजबूत स्थिति में हैं, इसीलिए धकाधक लोन बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा 1.5-2 साल पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा भाई अनसिक्योर्ड लोन कम करो ना, मैं सख्ती करूंगा। अब आरबीआई की है कि लोन जो करो प्रोडक्टिव सेगमेंट का करिए, बहुत अनसिक्योर्ड लोन न करो। तो आप मल्टीपल फायदे हैं। जब इंडिविजुअल को होम लोन मिलता है तो मकान बिकते हैं, पूरी इकोनॉमी इस तरह से दौड़ती है अगर लेंडिंग प्रोडक्टिव सेक्टर को अच्छी तरह मिलती रहती है। यहाँ पर आखिरी सवाल आपसे यह समझना चाहेंगे कि फिलहाल एनपीए की जो मौजूदा स्थिति है उसमें और क्या आसार आपको दिख रहे हैं कि इसे और बढ़िया बनाने के लिए बैंकिंग जगत को, बैंकिंग तंत्र को, या कह लें सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए सुधारवादी? देखो, सबसे पहला तो एनसीएलटी और डीआरटी, अभी एक दिक्कत क्या है कि डीआरटी में रेजोल्यूशन नहीं होता है जी। ये डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है और इसमें गवर्नमेंट हस्तक्षेप भी बहुत नहीं कर पाती है। 3-3 साल केस चलते हैं, स्टे देते रहते हैं, सक्षम लोग स्टे ले आते हैं। एनसीएलटी में तो इतना नहीं स्टे मिलता है। इनका जो टाइम बाउंड प्रोग्राम है कि एनसीएलटी कहा गया कि आप 9 महीने के अंदर आप रिजॉल्व कर दो, या तो बेच दो या रीस्ट्रक्चर कर दो या जो करना है करो आप। वैसे डीआरटी के पास भी उनको 6 महीने टाइम दिया गया है। 3 साल तक केस क्यों लगता है? क्यों डीआरटी में 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख तक के, या 1 करोड़, 5, 10, 15 करोड़ केस जाते हैं। तो बड़े केस एनसीएलटी डील करती है, डीआरटी छोटे केस डील करती है। इनको अपनी गति को सुधारना पड़ेगा। एनसीएलटी की संख्याएं और बढ़ाई जाएं, डीआरटी के दफ्तर और बढ़ाए जाएं। जब ज्यादा दफ्तर होंगे तो अपने आप फास्ट डिसीजन होना शुरू हो जाएगा। और इसकी मॉनिटरिंग चूंकि जुडिशरी करती है तो बड़े सख्त स्तर पे मॉनिटरिंग हो कि डिस्पोजल क्यों नहीं हो रहा है। मतलब ये दूसरे कोर्ट न बन जाए कि 4-5 साल उनको उसमें लगे। उसके अलावा बैंकें अपना सोच समझ के अगले लोन देती हैं और देश की प्रगति होगी। एनपीए अपने आप कम रहेगा। अगर एनपीए 1.5-2% तक रहता है तो विश्व स्तरीय कम बैंकों की तुलना में हम बराबर हो जाते हैं। विश्व स्तरीय जो बैंकें हैं डेवलप्ड कंट्रीज की, उनका एनपीए 1.5-2% होता है। तो 1.5-2% एनपीए एक बहुत ही मॉडरेट एनपीए जो 2011 में हमारी इंडिया में हुआ था। त्रिपाठी जी, आपने हमारे श्रोताओं के लिए बहुत उपयोगी और सार्थक जानकारियां दी हैं। श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे एनपीए घटने से भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभावों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक देवशंकर त्रिपाठी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsgtalks@gmail.com
और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।